वहाज रावलपिंडी का रिहायशी। वहाज और आमिर दो भाई। इनके वालिदैन का सारा फोकस अपने बच्चों की पढ़ाई पर था। इनके वाले साहब दो दो जॉब्स किया करते थे। खाने पीने और बाकी मामला से ज़्यादा सिर्फ एक फोकस था कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ के देते। वहाज एक अच्छा तालिब इल्म था। बहुत अर्ली एज में इनके माँ बाप को पता लग गया था और वहाज से 3 साल छोटा एक और भाई भी था। वक्त अच्छा गुजर रहा था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा गुजर रहा था, और माँ बाप की उम्मीदें अपने बच्चों की तालीम से और उनके फ्यूचर से थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी नसीब को कुछ बहुत शार्प टर्न लेने होते हैं और उसमें हमें संभलना होता है, और यही हमारी ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। वहाज जब 8 साल का था तो उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब ये वो वक्त था कि सारा बोझ वालदा पे आन पड़ा था, और वालदा उनकी उस तरह से ट्रेंड नहीं थी ज़िंदगी में कि वो रोज़गार कोई इख्तियार कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ऐसे में आपको पता है रिश्तेदारों में अच्छी बुरी हर किस्म की मिसालें होती हैं। इनके मामू ने इनकी परवरिश का बीड़ा उठाया और इसकी जिम्मेदारी ली और बहुत एहसन तरीके से निभाई। इनके मामू की उस वक्त औलाद नहीं थी जब वहाज 8 साल का था और उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वहाज का छोटा भाई गालबन 5-5.5 साल का था। वहाज के मामू ने अपनी बहन को यकीन दिलाया कि कोई भी मामलात हों जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। वहाज अच्छा तालिब इल्म था और ये बहुत एक तरह से एक जैकपॉट था कि उसकी तालीम पर कोई हर्ज नहीं आएगा। बाप के जाने का गम था, किसे नहीं होता और इतनी अर्ली एज में, लेकिन चीज़ें बहुत सहल हो गई सिर्फ मामू का सहारा दे देने से। कुछ अरसे बाद इनके मामू की भी शादी हो गई। मामू का एक बेटा भी है और गालबन एक बेटी है। लेकिन इसके बावजूद होता है ना कि मामी आ गई हैं जी, अब बड़े मसाइल होंगे। वहाज की मामी भी बहुत अच्छी मिजाज की और अच्छे तबीयत की खातून थी। वो भी उनको बहुत प्यार किया करती थी और जो सपोर्ट थी वो जारी रही। वहाज ने मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, अच्छा स्टूडेंट था, अच्छे नंबरों से उसने पास किया और शुरू से ना उसको ट्यूशन पढ़ाने और बच्चों की तरबियत करने में बड़ा वो इंटरेस्ट लेता था। उसको किसी ने बताया कि वेस्ट में एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम होता है। उसने जब उसकी डिटेल पढ़ी तो उसको जी हो गया कि नहीं, मैंने तो ये प्रोग्राम में एनरोल करना है और ये डिग्री हासिल करनी है। साथ साथ वो यहाँ पर अपनी बैचलर्स की डिग्री भी कंप्लीट कर रहा था और इसका जिक्र अपने मामू से किया कि ऐसे ऐसे ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम की एजुकेशन है। अब ये जो साल था 2016 या 17 था। शुरू में जाहिर बात है फीस का सुन के या कोई और मामलात देखकर मामू ने ज़्यादा उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब ये मुसलसल इसरार करता रहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मामू या उसके वालिद की जगह थे, तो मामू ने रजामंदी का इजहार किया और मामू ने ही कोई कांटेक्ट निकाला ऑस्ट्रेलिया में। कोई ऐसा ज़ाती कांटेक्ट या दोस्त नहीं था, इंटरनेट के जरिए या वहाँ पर कोई एजेंट था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे बंदा वहाँ पर होता है। उस बंदे का नाम था इसरार। इसरार वहाँ पे ये काम करवाता है और जो लोग ज़्यादातर एजुकेशन वीज़ा पे जाना चाहते हैं या किसी भी डिग्री में एनरोल होना चाहते हैं उनको हेल्प आउट करता है। वहाँ पे एज एन एजेंट काम करता है। इसरार से रब्ता हुआ। इसरार ने बताया कि जब ये पाकिस्तान के बड़े शहर कराची से उसका ताल्लुक है। खैर अच्छी बातचीत हुई और वहाज के मामू ने सारे मामला इसरार के साथ तय कर लिए। कुछ अरसे बाद इसरार ने बोला कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, वहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। समर सेशन है, उसमें एनरोल हो सकता है। और एक चीज आती है जो एनरोल करवाते रहते हैं उनको पता है, COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, ये आपको मिल जाएगी। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फिर आपको फीस जमा कर जो भी इसकी फी होगी वो जमा करवानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स भेजे गए। फी उसने बताई जी 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। 2016-17 का अगर एक्सचेंज रेट लगाया जाए तो अराउंड 100 रुपीज, अभी तो 200 का है, 190 और 200 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में। उस वक्त 100 रुपए था। 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब अगर मेरी मैथ्स सही है तो 11-12 लाख रुपए। वहाज के मामू के लिए एकदम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो भी कोई ऐसे अमीर कबीर आदमी नहीं थे। वो अपने बच्चों को पेट पालने के साथ साथ अपनी बहन का घर भी देखते थे। उन्होंने सिर्फ वहाज के कहने पर इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में उनका एक प्लॉट था बहुत छोटा सा, जिसकी कोई ज्यादा कीमत भी नहीं थी, वो उन्होंने फरोख्त कर दिया और फिर 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अरेंज किए। फिर असरार को, जो कराची से ताल्लुक रखता था, ऑस्ट्रेलिया में सारी फैसिलिटेशन किया करता था, उसने बोला कि भाई COE यानी कि एनरोलमेंट अगर चाहिए तो आप जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर करें। वो प्लॉट बेचकर रावलपिंडी के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर ब्रांच से 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स असरार को ट्रांसफर कर दिए गए ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद असरार के ऊपर जादू हो गया। असरार के ऊपर जादू ये हो गया कि असरार सबको नजर आता था, लेकिन वहाज के मामू को ना वो कांटेक्ट में आता था, ना उसके इनकी ईमेल का जवाब देता था। फिर वहाज ने भी ईमेल्स के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, वो राब्ते में आना बंद हो गया। कुछ अर्से बाद वो राब्ते में आता, फिर तसल्लियां देता, फिर गायब हो जाता। जब वक्त ज्यादा गुजरा तो वो तसल्लियां भी गायब हो गई। इनको अंदाजा हुआ कि हमारे साथ क्या हो गया है।
प्लॉट चला गया। वो प्लॉट सिर्फ एक प्लॉट नहीं था, वो दो खानदानों की आस था, दो खानदानों के बच्चों का। या कोई भी कड़ा वक्त आ जाए तो उसके लिए एक सुतून बन सकता था कि ये खानदान खड़े रहते। कड़ा वक्त मजीद कड़ा हो गया और इस दौरान वहाज, जिसके लिए मामू ने सारी कुर्बानी दी थी, वहाज के छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी तो, और वो ज़्यादा किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। फिर ये माली जो धोखा हुआ, माली फ्रॉड जो हुआ, इसके असरात भी घर पर पड़ते हैं। कुछ अरसे में, कुछ महीना बीमार रहने के बाद वहाज के छोटे भाई का इंतकाल हो गया। ऐसे तंगदस्त तुर्शी वाले माहौल में किसी का घर से इस उम्र में चले जाना है, नौजवान ही कहेंगे, तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, वहाज के जहन पर इसके क्या असरात आए होंगे। इतना कड़ा वक्त आप दिमाग में रखें कि वो माली फ्रॉड होना, उसकी वजह से इलाज, मुआवजे के पैसे और बाकी मामलात पर असर आना, उसकी वजह से घर का एक बच्चा चले जाना इस दुनिया से, कितनी तंगदस्ती आ गई होगी, कितना कितना माहौल तुर्श हो गया होगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई। अब वहाज ने अपनी बैचलर्स की डिग्री तो कंप्लीट की, अच्छा सुलझा हुआ बच्चा था, कोशिश यही करता था कि मैं इसी माहौल में आगे बढ़ूं, कुछ पढ़ूं लिखूं, आगे करूं। लेकिन उसको इस बात का भी यकीन हुआ कि मामू ने बहुत किया है, उनके अपने बच्चे भी हैं, तो उसने बैचलर्स की डिग्री के बाद एक छोटी मोटी जॉब जो उसको डिग्री की बुनियाद पर मिल सकी वो उसने की। लेकिन वो समझ गया कि यहाँ रहते हुए सिंपल बैचलर्स की बुनियाद पर मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, और उसके मिजाज की भी चीज़ नहीं थी। उसका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों को पढ़ाना, मासूम जहनों को तराशना, उनको खूबसूरत बनाना, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना, वो उसका एक मिजाज था, वो ये करना चाहता था। लेकिन जाहिर बात है फंड्स नहीं थे। उसका एक दोस्त रावलपिंडी से ही किसी जमाने में सऊदी अरब मुंतकिल हुआ था। सऊदी अरब में उससे बात होती रहती थी। उसने बोला कि यार मैं अब मामू पर बोझ नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं मामू की अब मदद करना चाहता हूँ, उनके मामू के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, फिर मेरी वालदा है। उस वक्त उसके दोस्त ने, ये बात है 2021-22 की, उसके दोस्त ने, अब मैं वही कहूँगा, ऐसे मामूओं की मैन्युफैक्चरिंग में बंद हो गए, ऐसे दोस्त भी अब शायद मुश्किल से ही मिलते होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बहुत बदअतमादी, बदगुमानी पैदा हो गई है। तो उसके उस दोस्त ने न सिर्फ वीज़ा, इकामा, बाकी अखराजात खरीदे, उसके लिए मुलाजमत का एक छोटा मोटा इंतजाम किया और उसको सऊदी अरब बुला लिया। 100 दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाज़ा अल्लाह ताला आपके मिजाज को देख के, आपका सीधा चलते रहने के अज़्म को देख के ज़रूर खोलता है। हिजरत उसके लिए बड़ी कारआमद साबित हुई, उसके लिए रास्ते खुलते चले गए। सऊदी अरब में जिस मुलाजमत वो लगा था, वहां उसका कफील या जो भी उसका बॉस था, उसको वहाज की ईमानदारी और पढ़ा लिखा होना, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी अच्छे अंदाज में जानता था। तो इस सब चीजें मिलकर उसको, उसका जो कफील या जो भी उसका वहां बॉस वगैरह था, उसको वो बड़ा सूदमंद लगा कि जी मैं इस बच्चे को लेके आगे चल सकता हूँ। उसके ऊपर और जिम्मेदारियां दी। फिर वहाज ने वहां पर अपना एक छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू किया। अब 2022 से टिल नाउ वो अपने जाती छोटे मोटे कारोबार से, फिर वहां वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वहां पर अब 3-4 साल पुराना मुलाजिम हो गया है, वहां पर भी अच्छी उसकी जॉब चल रही है, बाकी मामला। और इस दौरान उसने अपनी बूढ़ी वालदा को बुलाया उम्रे की सादत के लिए। शादी हो चुकी है उसकी वहाज की। उसने अपनी बेगम को वहां बुलाया, अपने पास रखा, फिर अपने मामू को भी वहां पे उम्रा करवाया। और वो मामू के जो पैसे थे 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, वो उनको उसने कमिटमेंट की कि आज के एक्सचेंज रेट से मैं आपको लौटाऊंगा। उसने अपने मामू को किस्तों में वो पैसे भी लौटाए। अब इसके जो मुख्तलिफ जो कैरेक्टर्स हैं उसके जरा बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, कह रहे जब मैं नया नया सऊदी अरब गया तो मैंने सबसे पहले उम्रे की सआदत हासिल की चंद महीनों में। तो जब मैं खाना काबा के सामने खड़ा हुआ ना, आंसू एक किसी भी मुसलमान के नहीं रुकते। जहाँ शुरू में थोड़ा सा इंसान को अल्लाह ताला के खौफ का अंदाज़ा होता है, अल्लाह ताला के बड़े होने का, अल्लाह ताला के गफूर रहीम होने का अंदाज़ा होता है, अल्लाह ताला के खालिक के कायनात होने का मज़ीद अंदाज़ा होता है। तो वहीं कह रहा मैं ज़ारो क़तार रो रहा था और पता नहीं मेरे दिल में तो मेरी माँ आनी चाहिए थी, मेरा छोटा भाई जो इस दुनिया से चला गया, मुझे वो तंगदस्ती वाले हालात याद आने चाहिए थे। लेकिन मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने एक इमेज बनाया। वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर थी असरार की, जिसने इनके साथ धोखा किया था। कह रहे मेरे दिल में आया कि मैं इसके लिए बद्दुआ करूँ, लेकिन पता नहीं किस ताकत ने मुझे रोक दिया। फिर मेरे दिल में आया कि मैं मतलब क्या दुआ करूँ उसके लिए। तो कह रहे मुझे ना मैंने उसके लिए दुआ की ना मैंने बद्दुआ की, मैं लेकिन रोया, इतना इतना रोया कि मेरे आंसू खुश्क हो गए। शायद उन आंसुओं का बदला ही मुझे अल्लाह ताला ने दिया, मेरे सब्र का बदला, कि मैंने उसको बद्दुआ नहीं दी। दिल में यह था कि मेरा छोटा भाई मर गया, मेरे इतनी तंगदस्ती के हालात मजीद तंगदस्त हो गए। मैं यतीम भी था, इस शख्स ने मेरे साथ सिला रहमी नहीं की। मतलब सिला रहमी की क्या बात थी, मैंने एक चीज़ की, इसको पेमेंट भिजवाई थी, मेरे मामू ने अपना एक छोटा सा प्लॉट बेच के, जो खुद एक गरीब आदमी है, भिजवाया था और ये पैसे खा गया। तो मेरे दिल से दुआ भी नहीं निकली। क्यों निकलेगी? मामला अल्लाह पर छोड़ दिया।
कह रहे शायद अल्लाह ताला ने इसी रहमदिली की वजह से मेरे लिए रास्ते खोले और मैंने किसी के लिए किसी के जुल्म को इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। इस कहानी का मकसद ये है कि लोगों के जुल्म और अच्छे रवैये दोनों हमारी ज़िंदगी पर इन्फ्लुएंस करते हैं, हम शायद उनके हिसाब से डायरेक्शन तय करते हैं। तो क्या पूरी दुनिया हमारी डायरेक्शन को तय करेगी? अब आप इसके जो मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं, पहले मैं उनके हालात बता दूँ। इसके जो मामू हैं माशाल्लाह, इस वहाज ने उनका पैसा भी वापस किया और वहाज अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो मामू को उस तरीके से अपनी बहन के घर को देखना भी नहीं पड़ता। इनके मामू के अपने बच्चे माशाल्लाह ए या ओ लेवल्स के इम्तिहानात इस वक्त दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी दी और माशाल्लाह उनकी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। वहाज भी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा है। वहाज की वालदा भी राज़ी हैं, वो एक तरीके से खुशहाल घराने में तब्दील हो गए। अब मैं एग्जैजरेट भी कर सकता हूँ जी, असरार था कराची में, वो वापस आया और वो ये उसके साथ ये हो गया, वो उसकी टांग टूट गई, उसका सर फट गया। मैं ये बातें नहीं कर रहा, जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। कोविड जब ख़त्म हुआ ना, तो क्योंकि चीटर आदमी चीटर ही होता है। अब 2016-17 में इनके साथ चीट किया था, पता नहीं कितनों के साथ चीट किया था, तो कुछ लोग होंगे पावरफुल, उन्होंने वहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की होगी और ऑस्ट्रेलिया का कानून बहुत सख्त था, उसको पता था मैं फंस जाऊँगा। तो वो जैसी कोविड ख़त्म हुआ, कोविड तक उसने लोगों को बहुत लूटा, इन्होंने उसके बारे में मालूमात की और इसके बीच में सिर्फ ये नहीं था कि 2016 में जब इन्होंने रकम ट्रांसफ़र की तो वो उसको राब्ता नहीं कर रहे थे, उसको राब्ता भी कर रहे थे और कुछ अर्से बाद उनको पता लगा कि जी कोविड के दौरान वो कराची आ गया है, तो एक कोशिश करते थे कि उसको किसी तरह अप्रोच करें, लेकिन दूर इतना है, लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएं, उसके दरवाजे पर क्या हालात हो क्या ना हो, हमारा शहर नहीं है। और कानून भी आपको पता, सिस्टम हमारा किस तरह चलता है, किस तरह इफेक्टी को मजीद रोल के रख देता है, ये फैक्ट है। मैं इस पर किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। तो इन्होंने एक तरीके से उसको राब्ता करने की भी कोशिश की थी और किसी तरह हमारे पैसे वापस मिल जाए। उनको पता ही लगा था 2022-23 में कि वो कराची तो आ गया है, लेकिन 2025 में किसी मजबूत राब्ते के जरिए उन्होंने उसको राब्ता करने की कोशिश की, तो उस राब्ते ने उनको बताया कि भाई वो तो कराची में किराए के घर पे रह रहा है और वो अब ऑस्ट्रेलिया शायद वापस नहीं जा सकता। तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा कि जी बहुत ही हो गया वो हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक शख्स जो 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में बैठ के लोगों के लिए कंसल्टेंसी कर रहा है, कंसल्टेंसी क्या, लोगों को धोखे दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो तो हम सोचेंगे, कहते हैं ना जी बुरे का अंजाम बुरा नहीं होता, मक्का फाते अमल नहीं होता, तो वो तो आज पता नहीं कहाँ बिलियनियर बना हुआ होता, लेकिन वो कराची में किराए के घर में रह रहा है। उसके बाकी के हालात हैं वो उसको आप छोड़िए। 2 सबक अगर सीख लेना, एक खुश रहना और दूसरा शैतान पर कंट्रोल कर लेना। अब आप बोलेंगे इसको रिलेट कैसे कर रहा है? रिलेट इस तरह कर रहा हूँ, अगर वहाज उस वक्त डिप्रेस हो जाता, पाउडर सूंघने लग जाता, वो कराची जाके कोशिश करता कि मैं इसके टांग तोड़ दूं, उसकी जान ले लूं, अपना दिमाग बदले में लगा देता, बद्दुआएं देता खाना काबा के सामने खड़े होके। जब आप नेगेटिव एनर्जीज को आने देते हैं ना, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जीज आपको नेगेटिव रास्ते पर ही ले जाती हैं। वो खुश रहा, अपनी माँ को राजी करने की कोशिश की, अपने मामू का पैसा लौटाने की कोशिश की, अपने भाई के गम को एज अ पावर यूज किया कि मैं आगे बढ़ूं। हो सकता है वो अपने भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए बहुत से लोगों की मदद करता हो। आप सोचें इससे एनवायरनमेंट कितना बेहतर हुआ। अच्छा इन्फ्लुएंस लेने से अच्छा मुआशरा क्रिएट हो सकता है। बस ये कहानी सुनाने का यही मकसद था कि लोगों को अपनी जिंदगियों पे इन्फ्लुएंस ना करने दें। लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, किसी का अच्छा या किसी का बुरा अपने ऊपर हावी ना करें। अपनी ज़िंदगी को 2 चीज़ों की बुनियाद पर जिएं, खुश रहें और अगर कोई शैतानी अमल आपके दिमाग में आता है उस पर कंट्रोल रखें। बहुत शुक्रिया।